नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ, हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। शायद मेरी हिंदी इतनी साफ सुथरी नहीं है, आप समझने की कोशिश करेंगे ऐसा विश्वास है। मंगलवार को लॉकडाउन के 21 दिन ख़त्म होने वाले थे और उसी दिन सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश देश के नाम दिया। उसमें उन्होंने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की। उसके पहले ही महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब और कुछ राज्य तेलंगाना, उन्होंने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की थी। घोषणा साफ थी कि और 19 दिन ये मामला चलेगा। 3 मई तक कोई भी ढिलाई नहीं दी जाएगी, लॉकडाउन चालू रहेगा। फिर भी उसी शाम को 14 अप्रैल की शाम को मुंबई के बांद्रा इलाका जो है मुंबई का, वहाँ बहुत सारी भीड़ यूपी, बिहार, कोलकाता जाने के लिए इकट्ठी हो गई और बड़ा मामला हो गया। उसमें विनय दुबे नाम के कोई उत्तर भारतीय संगठन चलाने वाले हैं, उनको अरेस्ट हुआ है। उसी संदर्भ में मराठी चैनल एबीपी, उसके पत्रकार राहुल कुलकर्णी को भी अरेस्ट हुआ है, क्योंकि उन्होंने गाड़ियाँ चलेगी ऐसी कुछ न्यूज़ दी थी और इनको अफवाह फैलाने वाले करके पकड़ा गया। उनको जामीन मिला है, जमानत मिली है। विनय दुबे जो है, उन्होंने तो सोशल मीडिया पर लोगों को इकट्ठा होने के लिए आह्वान किया था, तो लॉकडाउन तोड़ने का गुनाह है, उसके लिए उनको अरेस्ट हुआ है। विनय दुबे को कोई जमानत नहीं मिली है, उनको पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। राहुल कुलकर्णी को जमानत मिली है। ये जो अफवाहों का मामला है, वो हमें ज़रा समझ लेना चाहिए कि अफवाह कैसे फैलाई जाती है। उसकी मैं एक मानता हूँ कि जैसे गुनहगारों की एक मोडस ऑपरेंडी होती है, वो जिस ढंग से काम करते हैं उसकी एक शैली होती है कि किस ढंग से पीड़ितों को फंसाया जाए, फुसलाया जाए। उसकी जो कार्यशैली होती है उसको मोडस ऑपरेंडी बोला जाता है। झूठ जो फैलाया जाता है वो हमेशा सच जैसा होता है, सच नहीं होता है, सच जैसा होता है। सच लगे और आप लोग फंस जाए, इसी ढंग से जो पेश की जाती है उसको अफवाह बोलते हैं। लेकिन अफवाह फैलाने की एक मोडस ऑपरेंडी होती है। तो यहाँ भी एक बात है कि मराठी चैनल पर ये न्यूज़ आई कि गाड़ियाँ 14 को शुरू हो जाएगी, रेलगाड़ियाँ, लेकिन वो बात सच नहीं थी, आधी अधूरी थी। वो आधी अधूरी खबर, आधी सच्चाई और डेंजरस होती है, धोखादायक होती है। अभी एक बात साफ है कि मराठी चैनल तो हिंदी लोग ज़्यादा देखते नहीं होंगे, फिर भी ये न्यूज़ मराठी चैनल पर होने के बावजूद जो भीड़ इकट्ठा हुई, उसमें शायद ही कोई मराठी चैनल का प्रॉब्लम हो सकता है। विनय दुबे का जो आह्वान था वो तो इकट्ठा करने का ही था। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि ये अफवाहें फैलती कैसे। इसमें लोगों का नुकसान करने की बात लोगों को फायदे की है ऐसी बताई जाती है। जैसे हम देखते हैं पीएमसी बैंक डूब गई, येस बैंक का धपला हुआ, तो वो लोग वहाँ अपने जेब से पैसे निकाल कर, बचे कुचे पैसे निकाल कर, सेविंग्स निकाल कर उधर डाल देते और खुद फंस जाते। तो ये कैसे होता है? इसी को मोडस ऑपरेंडी बोला जाता है। एक झूठ शुरू करो और ऐसे फैलाते जाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें फंस जाए। ये कैसे फैला कि लोग तो थके हुए थे, हैरान थे, परेशान थे कि 21 दिन में अभी यूपी, बिहार से आए, इनको काम बंद है, खाना पीना कुछ ना कुछ गवर्नमेंट दे रही है, ऐसी बुरी हालत नहीं है।
फिर भी इससे अच्छी छोटी रहने की जगह भी नहीं है। झुग्गी झोपड़ियों में मुंबई में रहते हैं ऐसे जो मजदूर है उनकी तो हालत ख़राब है, शेल्टर होम रहेगा लेकिन बाहर घूमने नहीं जा सकते तो तकलीफ होती है। उसके बजाय उनको लगेगा कि भैया हमारे गांव में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, यहाँ तो काम है ही नहीं। तो उनके लिए गांव की गाड़ियाँ छूटेगी इसकी प्रतीक्षा है, तो उनको वो बता दो तो निकल आते। तो इसलिए ढंग ऐसा बताया गया कि वो 14 तारीख को गाड़ी छूटेगी क्योंकि 14 तारीख को ये तो उठने वाला था, तो इसी कारण वो इकट्ठा हो गए क्योंकि उनको जो चाहिए था वो बोला गया। एक हिंदी फिल्म का गाना मुझे याद आता है कि वो हीरो गाना गाता है कि क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तो फिर वो हीरोइन नायिका जो होती है वो बोलती है फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है। आप समझ रहे बात कैसी होती है? जो लड़की हर जो जवानी में आती है लड़की उसको हम खुद खूबसूरत है ऐसा लगता है और वो कोई बताए तो और अच्छा लगता है। तो वो हीरो क्या बोलता है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तो हीरोइन बोलती है फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है। इसी ढंग से अफवाहें फैलती है क्योंकि जो आप सुनना चाहते हैं वो बताया गया, वो झूठ भी सही लेकिन अच्छा लगता है। लेकिन इसी गाने का जो अगले लाइन है वो इम्पोर्टेंट है, बोलते जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है, सच्चा होता नहीं है लगता है, उसको अफवाह बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। तो इसी ढंग से ये अफवाहें फैलाई जाती है। वो कहाँ तक जाती है ये तो बिल्कुल छोटा मामला मैं बताऊंगा, झूठ कैसे फैलाया जाता है और सच कैसे लगने लगता है। इसके लिए 2 किस्से मैं आपको बताऊंगा। 2002 में गुजरात में साबरमती एक्सप्रेस रोकी गई, गोधरा स्टेशन पर जलाई गई, उसमें 70 के आसपास जो प्रवासी थे वो मारे गए। तो उसके बाद गुजरात में दंगे फैलते गए, तो उसका सब जो जिम्मा था वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी पर डाला गया। तो नरेंद्र मोदी पर क्यों डाला गया, ये अफवाह कैसे फैली है आप समझना जरूरी है। कि वहाँ गुजरात में जब वो जलाए हुए मुर्दे लाए गए तो टीवी पर दिखाए गए, असल में वो दिखाना नहीं चाहिए फिर भी दिखाए गए, तो उससे हिंदुओं की भावना आहत हो गई थी, उनके मन में गुस्सा था, फिर भी उसको कंट्रोल में रखा गया था, सरकार की तरफ से अच्छा बंदोबस्त हुआ था। फिर भी अगर दंगे फैला नहीं है तो अफवाहें कैसी फैलाती है, इसका ये नमूना है। 3-4 दिन हो गए गुजरात में दंगे शुरू हो गए, लेकिन कैसे शुरू हो गए, तो उसको हवा देते देते गए पूरे गुजरात में, अहमदाबाद छोड़कर पूरे गुजरात में दंगे फैल गए। तो उसको एक अफवाह कारण थी। पॉलिटिक्स तो खेला गया उस पर, देश भर में खेला गया। तो गुजरात के एक आईपीएस बड़े पुलिस अफसर थे जिनका नाम संजीव भट्ट है। ये संजीव भट्ट जो थे उन्होंने एक अफवाह कांग्रेस वालों को भेजी कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ पुलिस अफसरों की एक मीटिंग ले ली उसी शाम को और उनको बताया कि भाई ये सब मुस्लिम लोगों ने किया है और हिंदुओं में बहुत सारा गुस्सा है, तो गुस्सा निकलने के लिए 2-3 दिन हिंदू दंगा वगैरह करेगा तो उनको रोको मत, होने दो, उनका गुस्सा निकल जाने दो। और इसलिए अगले 2-3 दिन दंगे हुए जिसमें मुस्लिमों को मारा गया वगैरह वगैरह। अब ये लेकर कांग्रेस वाले और बहुत सारे सेक्युलर पुरोगामी मीडिया था, पत्रकार थे, उन्होंने ये फैलाया कि मोदी ने डेलिबरेटली खुली छूट दी हिंदुओं को दंगा करने की। लेकिन ये बिल्कुल झूठ था, ये जब आगे चलकर, लेकिन आज भी वो बोला जाता है, लेकिन वो सरासर झूठ था। अब ये झूठ सामने कैसे आया? संजीव भट्ट ने बोला, लेकिन वो कांग्रेस ने और लोगों ने इतना फैलाया कि दूसरी साइड मोदी जी और बहुत सारे लोग उसके खुलासे करते थे, लेकिन वो नहीं छापा जाता था, प्रसिद्ध उसको पब्लिसिटी मिलती ही नहीं थी, बस वही झूठ रिपीटेड बोला जाता था। तो मुस्लिम भी देश भर के अस्वस्थ हो गए। ये कैसे फैलता है वो समझना जरूरी है। आगे चलकर जब
दंगे फसाद खत्म हो गए, इलेक्शन होते रहे, तो तिस्ता सेटलवर्ड नाम की जो एनजीओ चलाती थी, उन्होंने इसके लिए मुस्लिमों को इंसाफ मिले इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी, और उससे एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपॉइंट की गई। वो जो एसआईटी टीम थी, इन्होंने पूरा का पूरा जांच किया, और उसमें क्या निकल कर आया कि संजीव भट्ट ये झूठा बोल रहा है। संजीव भट्ट का जो एफिडेविट है वो भी झूठा है, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है, और उसके झूठ को फैला गया, ये 4-5 साल के बाद आ गया। और निकाला किसने? जो सुप्रीम कोर्ट ने तिस्ता सेटलवाड के याचिका पर एसआईटी अपॉइंट की थी, उसने ही ये झूठ ढूंढ कर निकाला कि संजीव भट्ट झूठ बोल रहा है, क्योंकि उस दिन जो चीफ मिनिस्टर के घर में बैठक हुई थी वरिष्ठ अफसरों की पुलिस के, उसमें संजीव भट्ट था ही नहीं। लेकिन ये आदमी झूठ कैसे सच बनाने की कोशिश करता है, वो वही एसआईटी ने ढूंढ कर निकाला कि इसने जब एसआईटी को बताया कि मैं वहाँ गया था, मीटिंग को चीफ मिनिस्टर ने बुलाया था, तो मैं हाजिर था वहाँ, लेकिन ये था ही नहीं, ये कैसे प्रूव हुआ? तो उसने बताया कि मुझे वहाँ छोड़ने वाला ड्राइवर भी एफिडेविट दे चुका है कि मैंने साहब को चीफ मिनिस्टर के बंगलों पर छोड़ा था। लेकिन एसआईटी ने ढूंढ निकाला तो उसी दिन ये ड्राइवर अहमदाबाद में था ही नहीं, ये गुजरात में भी नहीं था। संजीव भट्ट का ड्राइवर उस समय महाराष्ट्र में डहाणू में हाजिर था, तो वो गाड़ी से कैसे छोड़ सकता है गुजरात के मुख्यमंत्री के घर में? तो ये झूठ तो साबित हो गया। लेकिन उससे 8-10 साल तक ये झूठ फैलाता रहा। आखिर मेरा ख्याल है 12-13 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई कि संजीव भट्ट झूठ बोल रहा है। तो झूठ कैसे फैलाया जाता, और उस पर गुजरात भर में दंगे फैलाए गए एक आदमी के झूठ पर जो अफवाह थी। ये झूठ की मोडस ऑपरेंडी रहती है, अफवाह की ये मोडस ऑपरेंडी रहती है। और एक बात बताता हूँ आपके, यूपी में किसी जिले में एक बात हुई थी कि वहाँ का एक लड़का 12वीं का लड़का था, और वो बहुत होशियार था, एक गांव का लड़का था वो। तो उसने नासा, अमेरिका की जो अंतरिक्ष संशोधन करने वाली संस्था है, उसकी परीक्षा पास की, और उसको अभी नासा में कुछ काम मिलने वाला है, ऐसी अफवाह फैली गई। अब वो जो अफवाह थी वो घर में तो रहेगी नहीं, अपना बच्चा आइंस्टाइन ही अपने गांव में पैदा हुआ, ऐसे लोगों को, उस फैमिली को लगेगा। तो वो बोले, और 2-3 गांव में इतनी बात फैल गई कि वहाँ के एक लोकल तहसील लेवल के कोई पेपर में वो न्यूज़ छप गई। अब ये न्यूज़ छप जाने के बाद वो जिला और तालुका जो था, तहसील था, वहाँ के लोग रास्ते पर आ गए, अरे हमारे गांव में एक आइंस्टाइन पैदा हुआ और गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। तो उस समय मुलायम सिंह यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, लोकल पेपर में ये न्यूज़ आ गई तो आज तक ने उठाई, हिंदी चैनल ने, लोकल पेपर में आ गई, हिंदी चैनल पर आ गई तो अंग्रेजी चैनल ने ले लिया, और इसका इतना बवाल हो गया कि मुलायम सिंह यादव जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस बच्चे को 25 लाख का अनुदान भी डिक्लेयर कर दिया। अब आगे चलकर हर आदमी जब एक झूठी बात आगे लेकर जाता है, वो सच बताने के लिए उसको मीठ मिर्च लगा देता है, नमक मिर्च लगा देता है। तो हर एक जो रिपोर्टर था, वो चैनल वाला था, वो उसमें कुछ ऐड करते जाता था। तो एक चैनल ने ऐसा बता दिया कि हमारे जो रॉकेट मैन बोले जाते हैं वो अब्दुल कलाम जी है, उन्होंने भी ये नासा की परीक्षा दी थी और वो भी उसमें पास हो गए थे। तो इतनी बात फैल गई कि अब्दुल कलाम उस वक्त हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये सुना और वो हैरान हो गए। उन्होंने राष्ट्रपति भवन का जो प्रेस सेक्रेटरी था उसको बुलाया और बोला, लोगों के लिए और चैनल के लिए एक खुलासा करो कि ये जो बच्चा है वो शायद बड़ा होशियार रहेगा, मुझसे भी होशियार रहेगा, लेकिन उसने जो नासा की परीक्षा दी है वो मैंने कभी नहीं दी, क्योंकि नासा की ऐसी कुछ परीक्षा शालेय बच्चों के लिए होते हुए मुझे पता भी नहीं है, और कम से कम मैंने वो परीक्षा नहीं दी है। तो जब अब्दुल कलाम
साहब के पास से ये खुलासा हुआ, तब हर चैनल को, हर पेपर को, हर पत्रकार को हैरान हो गए कि अरे क्या हो रहा है। फिर उल्टा ढूंढना शुरू हुआ कि ये न्यूज़ आई कहाँ से। जब हाँ उस पर और एक बात हो गई थी, राम गोपाल यादव जो मुलायम सिंह के भाई थे, है भाई, और वो राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने राष्ट्रपति के पास समय मांगा था कि भाई ये बच्चे को हम आपको मिलाना चाहते, जो परीक्षा आपने दी वही हमारे इस बच्चे ने दी है। तब जाके राष्ट्रपति को खुलासा करना पड़ा और सब पत्रकार और चैनल उल्टा ढूंढने लगे कि ये बच्चे ने कहाँ से ये परीक्षा दी है। तब तक किसी चैनल को 2-3 दिन ये जरूरत नहीं पड़ी कि भाई बच्चे को जाकर मिले, उसको पूछे कहाँ से ये परीक्षा दी है तुमने। एक देहात का बच्चा इतनी बड़ी अमेरिका की नासा की परीक्षा देता है तो कैसे देता है, इसकी किसी पत्रकार को जरूरत नहीं। बस सनसनाटी है, सनसनी है, चलाओ न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ करो, ये तमाशा चलता रहा। लेकिन जब अब्दुल कलाम साहब का खुलासा आ गया तब उल्टे ढूंढने लगे कि भाई ये कहाँ से न्यूज़ आई है, सूत्र कहाँ के सूत्र है। जब उल्टे ढूंढते 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 गांव में पहुंच गए, देहात में पहुंच गए, तब खुलासा ये हुआ कि ये जो बच्चा था और उसका जो टीचर था तो बड़ा बदमाश था। इन्होंने उस बच्चे को विश्वास में ले लिया था, भरोसे में लिया था, और उसके माँ बाप को विश्वास दिलाया कि ये बच्चा बहुत होशियार है, टैलेंटेड है, उसको अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, इसके लिए खर्चा होगा, उसको राजस्थान में कोटा में लेके जाएंगे, उधर अच्छे क्लास है और उधर पढ़ाएंगे तो बड़ा इंजीनियर वगैरह शास्त्रज्ञ को साइंटिस्ट बनेगा। तो माँ बाप ने अपनी कुछ ज़मीन बेचकर उनको 4-5 लाख रुपए दिए। ये जो स्टूडेंट था और उसका मास्टर था, टीचर था, वो कोटा में कुछ महीने रहे, मज़ा किया, डांस बार में गए, पैसे उड़ाए, शराब पी, धमाल की, और पैसे ख़त्म करने के बाद वापस आए। अभी क्या किया, क्या पढ़ाई हुई, ये तो बता नहीं सकते थे। उसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया कि भाई नासा की परीक्षा पास हुआ है। बात झूठ थी, लेकिन ये नमक मिर्च लगा के जब बताई जाती है तो सुनने वाले कुछ भी सुनने को तैयार होते हैं। और इस ढंग से ये न्यूज़ फैल गई और कहाँ तक पहुँची जाके देखो। ये मेरा ख्याल है 14-15 2006-5 साल की कभी 7 की बात है। तो इस ढंग से अफवाहें फैलती है। उसकी मोडस ऑपरेंडी ये होती है कि कहीं एक छोटी जगह सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे कुछ डाल दो, फिर लोकल लेवल का कोई पेपर वो उठाता है, वो उसकी एक न्यूज़ बना देता है। अभी लोकल पेपर जो है तो महानगर में होते हैं वो बड़े पेपर, वो उठा लेते हैं। अब उन्होंने सनसनी मचाई तो चैनल वाले उठा लेते हैं और बवाल शुरू हो जाता है। फिर उस पर पॉलिटिक्स खेला जाता है। अगर सत्ता के खिलाफ है तो अपोजिशन वाले उठा लेते हैं और इस ढंग से ये माहौल। लेकिन आज जब दुनिया में महामारी है तब तो सनसनी बंद करो, चेक करो। हमारे पास अगर एक न्यूज़ आती है उसमें सच्चाई क्या है, रेलवे को पूछा जा सकता था। ये जो चैनल वाले हैं, कोई पेपर वाले हैं, वो रेलवे के पीआरओ है, रेलवे के कोई अधिकारी है, उनको पूछ सकते थे कि भाई उस दिन यहाँ से गाड़ी छूटेगी या नहीं, तो बताया जा सकता था। लेकिन वो नहीं हुआ। इसलिए वो बांद्रा में जो इकट्ठे हुए लोग तो अफवाह से हुए, और अफवाह की मोडस ऑपरेंडी इस ढंग से चलती है। चर्चिल जो ब्रिटेन के बड़े जाने माने प्रधानमंत्री थे, उनका एक वक्तव्य विधान है, वो कहते थे कि सच्चाई अपनी पतलून पहनने के पहले, सच्चाई अपनी पतलून पहनकर बाहर निकले, घर के बाहर निकले, उससे पहले झूठ या अफवाह आधी दुनिया पार कर जाती है। तो अफवाहें इस ढंग से चलती है। हमको अफवाह समझना ज़रूरी है। हमको सुनने में अच्छा लगता है, वो असल में अच्छा और सच्चा नहीं होता। इसके लिए आज के समय में, लॉकडाउन में, कोरोना की महामारी है, उस समय हमको एक इंफॉर्मेशन आती है, सूचना आती है, न्यूज़ आती है, वो अपनी बुद्धि से सोच समझ लेना चाहिए।
हमको जांच करनी चाहिए उसकी, उस पर बिल्कुल आराम से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस ढंग से अब मोडस ऑपरेंडी है। आप अगर ये समझने की कोशिश करेंगे तो हम कोरोना से लड़ सकते हैं। कोरोना से डेंजरस, जैसे कोरोना फैलता है उससे ज़्यादा डेंजरस ये अफवाहों का वायरस होता है। अगर उसमें फंस गए तो मानो हमने कोरोना को गले लगाया। तो संभाल के रहो। लॉकडाउन का जो फ़ायदा है वो समझ लो, उससे हमको फ़ायदा है। हमको ज़िंदा रहना है और ज़िंदा रहने के लिए लॉकडाउन अच्छे तरीके से पार होना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर हमारा जो प्रतिपक्ष नाम का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ये वीडियो लेकर जाए, उनको भी सब्सक्राइब होने के सदस्यता लेने को बोले। मैं यही रुकता हूँ। नमस्कार।